Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 3rd April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स शो रेयर यूनिटी. पहले हम इसके पास्ट के बारे में जानते हैं. हमारे इंडियन पीनल कोड में एक सेक्शन है 377. ओके, 2018 से पहले ये सेक्शन क्या था, क्रिमिनलाइज करता था किसको, अगर कोई सेम सेक्स पर्सन यहाँ पर एक साथ आते हैं तो उसको क्या करके रखा था, यहाँ पे क्रिमिनलाइज कर दिया था. बट 2018 में एक केस आता है. कौन सा केस, नवतीज जोहर का यहाँ पर केस आता है. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, जो आईपीसी का ये सेक्शन 377 है, तो सुप्रीम कोर्ट है डिक्रिमिनलाइज दिस आईपीसी सेक्शन 377 है ना. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया. ओके, इट मीन्स यहाँ पर जो सेम सेक्स पर्सन है वो एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं. सेम सेक्स मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटी की यहाँ पे राइट्स की बात की गई, तो उसके लिए यहाँ पे पूरे जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए. अब देखिए यहाँ पर जब हमने जो ये सेक्शन 377 है इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया, इट मीन्स यहाँ पर अगर दो पर्सन यहाँ पर अगर सेम सेक्स के हैं तो वो एक साथ आ सकते हैं, एज अ कपल वो रह सकते हैं. बट यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठ रहा कि जब इन्होंने यहाँ पे शादी करी, मतलब यहाँ पे एक मैरिज का प्रोविज़न आया है, जब यहाँ पे शादी करने जा रहे हैं तो इस ये जो यूनियन है, मतलब आप कह सकते हैं ऑन अ सेम सेक्स यूनियन, आप क्या करें जब वो शादी करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में एक एक्ट है, क्या, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, जिसके अंडर आपको क्या करना होता है, अपने आप को जो भी यहाँ पे मैरिज कपल्ड है उन्हें यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होता है. बट यहाँ पर अगर हम देखें इसमें जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में अगर हम वर्ड्स की देखें तो उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, मेल एंड फीमेल, ओके, ग्रूम एंड ब्राइड, इस तरीके के वर्ड्स हैं. तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो सेम सेक्स पर्सन आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, तो इसी के चलते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन और एफिडेविट फाइल की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो फॉर्म है इसमें ये जो वर्ड्स हैं मेल एंड फीमेल, जो जेंडर को, जो सेक्स को यहाँ पे डिसाइड कर रहा है उसमें आप थोड़े चेंजेस करिए. तो इसी को लेकर यहाँ पर बात उठ रही है. ये जो एफिडेविट फाइल हुआ है ये पार्लियामेंट में भी गया, तो पार्लियामेंट ने भी क्या किया, इसका अपोज किया. उन्होंने क्या कहा, देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये सेम सेक्स यूनियन, इसके यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, एक हमारा एडिटोरियल सेक्शन में भी आर्टिकल है, तो उसको हम एक साथ यहाँ पर लिंक करेंगे कि यहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या कहा कि ये जो मैरिज है एक क्या है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारी कुछ सोसाइटल वैल्यूज हैं, एक नेचुरल ऑर्डर है, इन सबको देखते हुए हमने ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है. तो ये उसको क्या कर रहा है, जो हमारे ये मैरिज इंस्टीट्यूशन है इसके जो वैल्यूज हैं, सोसाइटल वैल्यूज हैं, नेचुरल ऑर्डर है, उसको क्या कर रहा है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये उनके अगेंस्ट हैं. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम यहाँ सेम सेक्स यूनियन की बात कर रहे हैं इसमें हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग कम्युनिटी हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जैन, सिख एंड क्रिश्चियन लीडर्स एंड इवन द आरएसएस, तो जितने भी यहाँ पर जो लीडर्स हैं अलग अलग यूनिटी के, वो एक साथ आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं किसको, सेम सेक्स मैरिज को. एज अ सुप्रीम कोर्ट takes up the case arguing that contravenes scripture, social values and natural order. तो ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब देखिए इस आर्टिकल के साथ साथ हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा ना. इस आर्टिकल में यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे पार्लियामेंट, ये मैटर जो होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज का, वो किसका मैटर होना चाहिए, पार्लियामेंट का मैटर होना चाहिए. बट यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या कर दिया है, ये जो मैटर है पूरा सुप्रीम कोर्ट को पास कर दिया है. अगर हम बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज एंड राइट्स की बात की गई कि ये जो हमारे मैरिज है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज क्या कर रहा है, जो हमारे मैरिज इंस्टीट्यूशन, जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उसको ये क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है. ओके, बट अगर हम दूसरे साइड में देखें, इसके अदर साइड देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, जो पर्सन के यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, पर्सन के यहाँ भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं कि राइट टू डिग्निटी, है ना, तो ये सारे जो राइट्स हैं उसको क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है. अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. अब इस केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट देता है, सेंटर यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट देता है कि देखिए, आर्ग्यूइंग द लैंग्वेज ऑफ राइट माइट गिव लेजिटिमेसी टू द content of the petitioner but sidestep the point penetrating that societal conceptualization of the institution of marriage. Marriage is a predominantly a
सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो सेंटर के इसमें क्या इंस्टेंस है? यहाँ पे सेंटर ने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि सेम सेक्स मैरिज हैज द पोटेंशियल टू अल्टर हाउ वी कंसीव अ फैमिली। सेम सेक्स मैरिज से क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो हम यहाँ पर फैमिली को कंसीव करते हैं ये उसको अल्टर करेगा, उसको चेंज करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब एक मेल और फीमेल एक साथ आते हैं तो यहाँ पे उनका जब फ्यूजन होता है आप कह सकते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है ना, रिप्रोडक्शन होता है। बट सेम सेक्स मैरिज में ये सारी चीजों को क्या करेगा? ये अल्टर करेगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? द करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रमोट्स द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। यहाँ पे अगर हम करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखें तो हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, कन्वेंशनल जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है मैरिज को लेकर, वो उसको यहाँ पर करता है। और अगर हम कुछ देखते हैं, जो जितनी भी हमारी मैरिजेस होती हैं तो वो किससे रिलेटेड है? हमारे जो रिलीजियस जीनेसिस है उससे यहाँ पर क्या है, जो उनका लीगल स्ट्रक्चर होता है। जितने भी हम देखिए मुस्लिम में किस तरीके से मैरिज होती है उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, हिंदू मैरिज में अलग कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियंस में अलग है, जैन में अलग है, बुद्धिज्म में अलग है। तो मतलब सारी जो हमारी मैरिजेस हैं तो ये किससे कनेक्टेड है? आप एक तरीके से देख सकते हैं जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है रिलीजन का, उससे यहाँ पे क्या कनेक्ट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हम बात करते हैं ये जो मैरिज है किसके द्वारा गवर्न होती है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1957, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये जो मैरिजेस है वो किससे यहाँ पे कनेक्ट है? जो हमारे यहाँ पे रिलीजियस लॉ है, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उनसे यहाँ पे कनेक्ट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ने हमने यहाँ पे क्या बना कर रखा है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये हमने क्यों बनाया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? जो यहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर इसको ये बनाया गया है, ताकि यहाँ पे जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उसको यहाँ पर हम क्या कर सके, यहाँ पर रजिस्टर कर सके। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ये क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अडॉप्टेड इन द नवजोत जोहर केस विच रिकॉग्नाइजेस consummation for purpose other than procreation, religion and societal morality still conceptualize intercourse as a procreative activity। अब देखिए मैरिज का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैरिज में यहाँ पर क्या होता है? एक प्रोक्रिएटिव एक्टिविटी होती है, एक कॉन्सेप्चुलाइज यहाँ पे इंटरकोर्स होता है जो क्या करता है उसको मैरिज जो है उसको लेजिटिमाइज करता है। बट यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज से क्या होगा? ये जो इसका मेन फंक्शन है, जो हमारा सोसाइटल मोरालिटी है, ये उसको यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको वॉलिड कर रहा है। फोर्थ यहाँ पे किसकी बात की गई है कि जो हमारा फैमिली मैरिज आर फेसिंग एवोल्यूशनरी चैलेंजेस। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फैमिली है ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रही है? चैलेंजेस फेस कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी मैरिज के कारण यहाँ पे जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स, इनको भी यहाँ पे क्या है? पूरी तरीके से आप कह सकते हैं पूरे राइट्स नहीं है, बट इवन ये भी क्या कंसिडर आप कर सकते हैं एज अ सेम सेक्स मैरिज। तो देखिए द आइडिया ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज जस्ट अ एडिशनली कन्फ्रंटेशन टू मैरिज एज अ सेम सेक्स मैरिज। तो मतलब एक लिव इन रिलेशनशिप क्या कर रहा है? सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको? सेम सेक्स मैरिज को। इवन दे आर जुडिशली रिकॉग्नाइज लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट इक्विटेटेड टू मैरिज। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं जुडिशरी भी इसको जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको एज अ मैरिज के इक्विटेट नहीं किया गया, मतलब कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज दोनों को अलग अलग रखा गया। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो क्या कर रहा है? जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, ये उसको क्या कर रहा है? वॉलिड कर रहा है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारा एक प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोशल ऑर्डर होता है, सोशल ऑर्डर है, सोसाइटल वैल्यूज है मैरिज से रिलेटेड, यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर है, यहाँ पे जो फैमिली को है ना, जो रिप्रोडक्शन की यहाँ पे प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है? पूरी तरीके से ये वॉलिड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में है। ओके, तो अब देखिए ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, ये आगे इसमें क्या होता है फर्दर वी विल डिस्कस इट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑटिज्म। इंडिया नीड्स अ नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म। अब पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म क्या है? तो अगर हम ऑटिज्म देखें तो क्या है? रिफर्स टू अ रेंज ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सम डिग्री ऑफ इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एंड नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी दैट आर बोथ यूनिक टू द इंडिविजुअल एंड कैरिड आउट रिपीटली। ऑटिज्म क्या है? मतलब कि आप एक ऐसी कंडीशन हो रही है, ये सब में हो सकती है, स्पेशली हमें चाइल्ड्स में देखने को मिलती है, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें हमें ये जो ऑटिज्म है इसके ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन, मतलब इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है ऑटिज्म में?
आप ऐसा बिहेवियर वहाँ पे कैरेक्टराइज करेंगे जैसे कि जो बच्चा है वो सोशली यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वर्बल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को बिहेवियर नहीं करता, उसका जो सोशल बिहेवियर है वो दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में कैसा है, अलग है। कम्युनिकेशन करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज में मतलब अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, अपनी बात को किसी के सामने यहाँ पर रखने में उसे क्या हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो। और जैसे कोई भी एक्टिविटी है, किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट ना हो रहा हो, किसी भी एक्टिविटी में उसे पार्टिसिपेट करने का मन ना हो रहा हो, तो मतलब जो इंटरेस्ट है बच्चे का और सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ों जो कंडीशन होती है उसको हम रेफर करते हैं एज अ ऑटिज्म। ओके, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन हो, ओके तो जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होती है, वो अच्छे से यहाँ पे क्या होता है, डेवलप नहीं होता है। मेक्स इटसेल्फ विजिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द पर्सन्स लाइफ। अब इसको हम कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब इसका स्टार्ट कर सकते हैं कब ये विजिबल होता है, तो स्टार्टिंग के जो 3 years होते हैं बच्चों के, वहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस ऑटिज्म को यहाँ पर डायग्नोस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मेंटल रिटार्डेशन एज पीपल विथ ऑटिज्म में शो एक्सलेंट स्किल इन स्फीयर्स लाइक आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग एक्सेट्रा। अब इसको ना ऑटिज्म, देखिए ऑटिज्म अलग चीज़ है और मेंटल रिटार्डेशन अलग चीज़ है। आपको यहाँ पे ये इनके बीच में डिफरेंस समझना होगा। मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, मेंटली मतलब आपको ऑटिज्म में देखिए मेनली क्या होता है, ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म में सिर्फ जो आपका सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में बात की जाती है कि मतलब कोई भी एक्टिविटी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चिल्ड्रन है यहाँ पर वो सोशली मतलब किसी से बात करने में घबरा रहा हो, उसे यहाँ पर डर लग रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा शाय है, वो सोशली बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पा रहा हो, है ना। बट अदर एक्टिविटीज़ में देखें तो वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, पढ़ने में अच्छा हो सकता है, आर्ट एंड म्यूजिक में उसका जो स्किल है वो एक्सीलेंट हो सकती है, राइटिंग स्किल उसकी अच्छी हो सकती है। तो ऑटिज्म क्या है, सिर्फ सोशल बिहेवियर को ये क्या करता है, डिफाइन करता। मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है कि मतलब इंटेलेक्चुअली और जो सोशल बिहेवियर है दोनों इसमें क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ओके, कॉजेज क्या है, दे आर प्रॉब्लम मैनी फैक्टर्स दैट मेक चाइल्ड मोर लाइकली टू हैव एन ASD इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। अब इसके कॉजेज क्या क्या है, 2 फैक्टर हैं। एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि आप अगर देखें आपके पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके का नेचर है उनका, तो वो क्या होता है बच्चे में धीरे धीरे जेनेटिकली क्या होता है, ट्रांसफर होता जाता है। या फिर सेकंड चीज इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटिज्म में। किस तरीके से, आप अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट जैसे कि आपका बच्चे को आप ज़्यादा बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, उसे सोशलाइज नहीं होने दे रहे हैं, वो लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आया, तो उससे क्या होगा, जब वो सडनली किसी के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब नर्वस हो जाता है, लोगों से यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पाता, तो उसका सोशल बिहेवियर इस तरीके से, ये हम कह सकते हैं कॉजेज हैं। सिम्टम्स क्या होता है कि डिफिकल्टी विद सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो चाइल्ड है इट इज़ डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म, तो यहाँ पे क्या, सोशल कम्युनिकेशन, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा हो उसका, है ना, और उसके कुछ रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट हो, मतलब हर किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल वो एक चीज़ को लेकर बैठा हुआ, किसी दूसरे चीज़ में उसका इंटरेस्ट ना हो रहा हो, उसके जो बिहेवियर्स हो कैसे रिपीटेटिव हो। क्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी क्योरेबल नहीं है, इसके सिम्टम्स को अभी हमने एड्रेस किया है। हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, बिहेवियरल ट्रीटमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पेरेंट एंड अदर केयर गिवर, हेल्थ प्रमोशन, केयर रिहेबिलिटेशन सर्विस एटसेट्रा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम इसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा तो बच्चे के बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। बिहेवियरल ट्रीटमेंट के बारे में कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ला सकते हैं। ओके, पेरेंट्स के लिए कि किस तरीके से अगर आपका बच्चा यहाँ पे ऑटिज्म से डायग्नोस्ड है तो आप किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, उसके साथ कैसे आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। केयर गिवर है, हेल्थ प्रमोशन, केयर रिहेबिलिटेशन एंड सर्विस है। अब देखिए हमने ऑटिज्म के बारे में यहाँ पे पूरा समझा। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आई फेस एट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस था तो इन्होंने यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में अब तक कितने केसेस है, कितने बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म से यहाँ पे डायग्नोस्ड हैं। तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे पूरा क्या है, इस आर्टिकल में क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पे रिलायबल डेटा नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इंडिया में टोटल कितने बच्चे जो हैं ऑटिज्म से यहाँ पे डायग्नोस्ड हैं। ओके, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कल्चरल चैलेंज।
क्या है? फर्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस। अगर हम यूके एंड यूएस की बात करते हैं, यूके यूएस में भी हमें ऑटिज्म जो है बच्चों में यहाँ पे दिखाई देता है, उसमें डायग्नोस है। बट यहाँ पर हम इंटेलेक्चुअली देखते हैं तो दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, है ना, मतलब हर चीज़ में वो इंटेलिजेंट है। द ओनली प्रॉब्लम इज वर्बलिटी, मतलब वो सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज अदर एक्टिविटीज़ में दे आर वेरी गुड। बट इंडिया में हमने यहाँ पे जब टेस्ट किया तो हमें क्या पता चला कि इंडिया में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, और मतलब वो वर्बल भी नहीं है अच्छी चीज़ों को, मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, इंटेलेक्चुअली भी क्या है, वो उनका जो लेवल है वो डाउन है, मतलब जो उनका IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। यूके एंड यूएस में हमने देखा तो बच्चों का IQ जो लेवल है वो यहाँ पर हाई हमें देखने को मिला, और जो नॉर्मल एक होता है बच्चों का वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों में यहाँ पे क्या है, देखिए, द मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डायग्नोसिस विद द यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम आर लाइकली टू बी वर्बल विद एवरेज और हायर देन एवरेज IQ एंड अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल्स, और वो मतलब कि नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। बट इंडिया की बात करें तो हु गेट क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म ऑफन ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंडिया के जो बच्चे हैं वहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, और जो वर्बल एबिलिटी है वो भी कैसी है, लिमिटेड है। सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड फैक्टर हमारा आ जाता है क्या, सोशोलॉजिकल फैक्टर। सोशोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल एक्सपर्टाइज की एक अप्रोप्रिएट जो एक्सेस होती है वो नहीं है ना, मतलब कि जो मेन स्ट्रीम स्कूल में इंक्लूजन होना चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए, अलाउंसेस ऑफ प्रोविजंस, और एक क्लिनिकल यहाँ पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसकी जो एक्सेस है हमारे पास नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा होता है, उसकी ऐसी कंडीशन होती है, तो यहाँ पे देखिए एक सोसाइटल आप कह सकते हैं ना, कहते हैं कि उस बच्चे को यहाँ पे डॉक्टर के पास लिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे छोटी सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये डिमांड जो है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो सोसाइटल वैल्यू है, सोशोलॉजिकल यहाँ पे फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसके कारण हमें यहाँ पर जो है जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है उसकी यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं हो पा रही है। अगर हम ऑटिज्म इज एक्सेस बिहेवियरली एंड बिहेवियरल असेसमेंट टूल, अब ऑटिज्म को यहाँ पे किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं कि हम उसे असेस करना होगा, तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे कि क्या, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्वेश्चनेयर, तीसरा होता सेकंड होता है इंटरव्यू, सेकंड इज प्रोफेशनल्स। क्वेश्चनेयर में यहाँ पे बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसके थ्रू वो उसको पूरा फिल करते हैं, मतलब वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता है किस तरीके से बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चनर उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है, फिर उनकी यहाँ पे एबिलिटी को यहाँ पर एक्सेस किया जाता है। सेकंड अगर हम बात करें क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना, किस तरीके से बच्चों से हमें कैसे बात करना है, इंटरव्यू होता है। थर्ड आता है हमारा कौन सा फेज, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो बच्चों से यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आप किस तरीके की जो प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू के थ्रू, और यहाँ पे प्रोफेशनली उन्हें आगे फर्दर क्या टास्क हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उसकी यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो दे आर लेस देन 10,000, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक वर्क फोर्स की सबसे ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर बस इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि इंडिया को एक नेशनल लेवल प्रोग्राम लेकर आने की ज़रूरत है, किस पर, ऑटिज्म में। यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, ओवरएचिंग नीड टू डेवलप अ नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म टू लिंक रिसर्चर, क्लिनिशियन, सर्विस प्रोवाइडर टू द एंड यूजर्स इन द ऑटिज्म कम्युनिटी इन इंडिया। तो इंडिया में ऑटिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें एक नेशनल प्रोग्राम लेकर आनी होगी, और इसको यहाँ पर रिसर्चर, क्लिनिशियंस, सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी यहाँ पे ऑटिज्म के जो एंड यूज तक है, उनसे यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे लिंक करना होगा। तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा प्रॉपर अवेयरनेस है, यहाँ पे हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेकर आना होगा, ताकि जो लोगों का यहाँ पे फोकस है वो ऑटिज्म पर जाए, और उसको यहाँ पे जल्द से जल्द क्या कर सके, कैरेक्टराइज कर सके कि हाँ आपका बच्चा क्या है, ऑटिज्म से यहाँ पे डायग्नोसिस है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा सारी चीजें ऑटिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल है बियॉन्ड कस्टम, हमने इसको डिस्कस किया था। जो रेयर डिसीज है, रेयर डिसीज के लिए यहाँ पे जो ड्रग्स है उसमें अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, टोटली इसको एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। अगर हम रेयर डिसीज की जो मेडिसिन होती हैं उसकी बात करते हैं तो रेयर डिसीज की मेडिसिन में यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी होती है कितनी लगती है, 10% लगती है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि फाइनलाइज अंडर द ईयर अगर इन ओवरऑल एग्जाम्पशन द इंडिविजुअल इम्पोर्टर मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो 10% यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो द ड्रग्स एंड फूड imported for treatment of rare diseases listed under national policy of rare disease। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज है हमारी, उसके अंदर जो भी रेयर डिसीज यहाँ पर लिस्टेड है, तो उन डिसीज के लिए जो हम फूड और
ड्रग्स को इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें जो कस्टम ड्यूटी लगती थी 10%, उससे अब क्या कर दिया, टोटली यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रेयर डिसीज क्या होती है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ किसी भी यहाँ पे ये जो लैंड एरिया है यहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे 1 लाख पीपल है, और उस पीपल में सिर्फ आपको यहाँ पे 2 और 3 पीपल्स में क्या देखने को मिल रहा है, लोगों में वो डिसीज देखने को मिल रही है। मतलब बहुत ही रेयर है, केसेस तो हैं और वो खतरनाक भी हैं, सीवियर भी हैं, बट वो जो डिसीज़ है उसमें मतलब उसके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू अदर डिसीजेस, तो उसको हम एज अ डिफाइन करते हैं एज अ रेयर डिसीज़। तो अब देखिए इन रेयर डिसीज का यहाँ पे आप कह सकते हैं इसमें ज़्यादा रिसर्च भी नहीं होती है, और रिसर्च के साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी यहाँ पर ड्रग्स में, और रेयर डिसीज के जो ड्रग्स हैं, फूड आइटम्स को उसको इंपोर्ट करने में, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जो इसका मेडिसिन में यहाँ पर जो उसका कॉस्ट है वो थोड़ा यहाँ पर कम होगा, और जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो देखिए रेयर डिसीज के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज 2021। अब देखिए रेयर डिसीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जिसके लिए हमें यहाँ पे नेशनल पॉलिसी तक लेकर आनी पड़ी। तो इसका एम हमारा क्या है, टू ऑन इंडिजीनियस रिसर्च एंड लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। हमें हमारा मेन फोकस ये है कि हम क्या करें, रेयर डिसीज के लिए खुद ही लोकल प्रोडक्शन करें, मेडिसिन का रिसर्च करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है रेयर डिसीज के लिए उसका जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। टू स्क्रीन एंड डिटेक्ट रेयर डिसीज अर्ली एट अ अर्ली स्टेज, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अर्ली स्टेज में जो डिसीज़ है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करना होगा, उसकी स्क्रीनिंग करनी होगी, ताकि इन फ्यूचर हम उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरीके के ग्रुप मतलब कैटेगराइजेशन किया गया है डिसीज को 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से, डिसऑर्डर एमिनेबल टू द वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब ऐसी कोई डिसीज है जिसमें आपने एक बार ट्रीटमेंट कराया तो उसका क्या हो गया, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। दूसरी, यहाँ पर जो लाइफ लॉन्ग जिसका ट्रीटमेंट चलता है ना, मतलब ऐसी डिसीज हो गई कि उसका ट्रीटमेंट तो है बट वो आपको यहाँ पे जब तक आप यहाँ पर जिंदा हैं तब तक आपको उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसकी जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, वो आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। थर्ड, डिसीज फॉर विच डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सेलेक्शन फॉर बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। मतलब हमने यहाँ पे उन डिसीज को रखा है जिसका ट्रीटमेंट तो यहाँ पे अवेलेबल है बट इसमें बहुत सारे इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। पेशेंट का सिलेक्शन कैसा होगा, उसमें ये जो ट्रीटमेंट हमें अवेलेबल है हमारे पास वो उसको बेनिफिट करेगा भी या नहीं, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है तो पेशेंट उस चीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा या नहीं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया गया। रेयर डिसीज हमने देखा, देयर आर 6,000 to 8,000 क्लासिफाइड रेयर डिसीज, यहाँ पे 6,000 से 8,000 क्लासिफाइड रेयर डिसीज है, एंड 5% हैव थेरेपीज। अब देखिए 6,000 से 8,000 यहाँ पे डिसीज है, बट उसमें से जो 5% डिसीज की यहाँ पे थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, LSD, पॉम्पे डिसीज, किस्टिक फाइबर्स मसल्स डिस्ट्रॉफी, स्पीना फीबिडा, हेमोफीलिया। तो ये हमने देख लिया एग्जाम्पल्स रेयर डिसीज। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नो सायोनारा टू जापान इन इंडिया इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। अब इसमें यहाँ पे जापान का एक न्यू प्लान आया है जिसका नाम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ओके, FOIP, आपको यहाँ पे याद रखना है क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए यहाँ पर जापान क्या लेकर आया, अपना एक न्यू प्रोग्राम लेकर आया गया, और इसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ओके, अब उससे पहले देखिए जापान की अगर हम बात करें तो जापान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। जापान की अगर हम बात करते हैं, देखिए जापान यहाँ पर हम देखें तो जापान की जो है US के साथ स्ट्रांगली यहाँ पे रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं US के साथ यहाँ पे इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे हर चीज़ में कभी भी जब ताइवान का इशू आया हो या फिर कोई भी अदर यहाँ पे जब इश्यूज आते हैं तो उसमें जापान ने हमेशा यहाँ पे US की क्या की, हेल्प की है। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे, क्वाड का क्या है, जापान एक मेंबर है ना, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जापान के लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो इस टाइम पे क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन। क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो जो ग्रो हो रही है, चाइना की जो प्रेजेंस ग्रो हो रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। अब इसी को काउंटर करने के लिए, चाइना को ही इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए जापान यहाँ पर क्या लेकर आया है, न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए यहाँ पे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के काउंटर करने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आएगा। अब देखिए इंडिया के लिए, इंडिया एंड जापान हर तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे बायलैटरली भी यहाँ पे इंगेज हैं, और मल्टी डोमेन्स जो ऑर्डर है वहाँ पर भी क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे इंगेज हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल क्वाड ले सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्वेश्चन ये क्या है कि चाइना को यहाँ पे क्या करना है, काउंटर करना है। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, जो हमारा इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे नेशंस आते हैं इसके बीच में, तो वो क्या आ जाता है, हमारा इंडो पैसिफिक रीजन आ जाता है। अब इस पॉलिसी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेनली किस बारे में फोकस किया गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे आइलैंड नेशंस हैं और ये सारे एक तरीके से आप कह सकते हैं वल्नरेबल नेशंस हैं, तो उनको यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अब देखिए चाइना क्या करता है, चाइना अपनी यहाँ पे डेट ट्रैप पॉलिसी से क्या करता है, ये जितने भी वल्नरेबल और छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनको यहाँ पे ट्रैप करता है। कैसे ट्रैप करता है, फॉर एग्जांपल आप श्रीलंका का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट, चाइना क्या करता है, डेवलपमेंट की बात करता है और जब और बहुत सारे यहाँ पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता जाता है। और जब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो जो आइलैंड नेशन है वो लोन को यहाँ पे नहीं पूरा कर पाता है, लोन यहाँ पे रिटर्न नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे इन दैट केस यहाँ पे चाइना, मतलब उसको यहाँ पे चाइना ने क्या कर लिया, डेट ट्रैप में अपने फंसा लिया। अब इसमें क्या करेगा, लीज में क्या कर लेता है चाइना, क्या कोई भी पोर्ट है उसको यहाँ पे लीज में रख लेता है। अब जब यहाँ पे आप पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे तो उसको क्या कर लेता है, चाइना हथिया लेता है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पोर्ट्स होते हैं ये बहुत सारी जो कंट्रीज होती हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगर कोई भी यहाँ पे पोर्ट है जिसको यहाँ पे चाइना ने क्या कर लिया, अपने लीज में लिया था और उसको फिर अपने अंडर ले लिया, क्योंकि वो जो नेशन है वो डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस गया। अब देखिए ट्रेड की अगर हम बात करें तो पोर्ट्स के थ्रू ही क्या होता है, ट्रेड होता है। अगर आप किसी भी ट्रेड को यहाँ पर अपने अंडर ले लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो अदर कंट्रीज होती हैं उन पर भी यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दूसरी फर्स्ट चीज देख ली, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं। तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि जापान्स न्यू पॉलिसी फोकस ऑन द न्यूमरस चैलेंजेस फेसिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन सच एज यूक्रेन वॉर, food security, cyberspace, and additional to issues such as ensuring the freedom of other seas, connectivity among others। अब इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे चैलेंजेस की बात की कि सबसे पहले हमने बात कर ली किसकी, स्मॉल आइलैंड नेशंस और वल्नरेबल नेशंस। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो पावर है, चाइना क्या करता है, जो अपनी पावर है उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली असर्ट करता है ना, कि मैं क्या है, इस रीजन का सबसे बड़ा क्या हूँ, पावरफुल यहाँ पे कंट्री है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो देखिए ये कन्फ्लिक्ट क्या है, रशिया यूक्रेन के बीच है, बट इसका जो इम्पैक्ट है ये जो छोटे छोटे नेशंस है, वल्नरेबल नेशंस है, उनको फेस करना पड़ता है। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो ये नेशंस है जिसके ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटी आ रही है ना, और ये जो साइबर सिक्योरिटी, यूक्रेन वॉर के कारण हमें जो साइबर स्पेस, फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो फेस करना पड़ रहा है किसको, जो भी ये वल्नरेबल नेशंस है, तो उनको यहाँ पे क्या करके इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये जो जापान का न्यू प्लान आया है FOIP। ओके, तो हमने यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर ली। अभी जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है, इसके यहाँ पे 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर क्या है उसकी हम बात करते हैं, तो इस पे ये सबसे बड़ा फोकस करता है किस पे, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ देखिए, तो फर्स्ट पिलर क्या है इसमें, pointed out that vulnerable countries usually suffer the most if there is an erosion of rule of law। अगर रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का क्या होता है, इरोजन होता है, तो सबसे ज़्यादा इसको कौन सफ़र करता है, जितनी भी यहाँ पे वल्नरेबल कंट्रीज है वो सफ़र करती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जिसका यहाँ पे डोमिनेशन है, तो वो क्या होता है, वो किसी भी रूल को माने या ना माने वो उनके हाथ में होता है। बट जो मेन इम्पैक्ट है वो किसको फेस करना पड़ता है, यहाँ पे वल्नरेबल कंट्रीज को फेस करना पड़ता है। तो जापान यहाँ पे क्या करना चाहता है, यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट लाना चाहता है, प्रोग्राम्स लेकर आना चाहता है, और यहाँ पर G7 और G20 में यहाँ पे जो प्रोग्राम्स में अपने जो प्रमोशंस हैं, है ना, यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पे सामने रखना चाहता है। तो G20 प्रिंसिपल फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हमने मेन प्रिंसिपल क्या रखा है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर चाइना क्या करना चाहता है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आना चाहता है। ओके, सेकंड पिलर की बात करते हैं, तो सेकंड पिलर क्या है यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ कॉपरेशन फॉर द FOIP बाय इनकॉर्पोरेटिंग रियलिस्टिक एंड practical projects in a wide range of areas such as climate change, food security has been working for a long on a connectivity projects। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये यूक्रेन क्राइसिस के कारण और जो अदर क्राइसिस है, अब देखिए ये सब यूक्रेन क्राइसिस हम नहीं मान सकते, कब यहाँ पर हमें यहाँ पर
न्यू क्राइसिस फेस करने पड़ जाए। इसके कारण जो वल्नरेबल कंट्रीज यहाँ पे सफ़र करती हैं चैलेंजेस है, फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, इन्फ्लेमेशन, इस तरीके के जो चैलेंजेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारा कॉपरेशन है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आनी होगी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेकर आने होंगे वाइड रेंज में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकें, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। सेकंड पिलर हुआ। थर्ड पिलर की अगर हम बात करें तो थर्ड पिलर क्या है, इसमें जो 3 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर उनको मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टैब्लिश करने हैं, इंट्रोड्यूस करने। कौन कौन से? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। तो यहाँ पे 3 रीजन्स हैं, आपको याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। तो इन 3 एरियाज में क्या आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जापान हैज मेड न्यू कमिटमेंट ऑफ $100 million टूवर्ड्स द जापान एशियन इंटीग्रेटेड फंड। अब यहाँ पे जापान ने क्या किया है, $100 million का जो है कमिटमेंट किया है कि जापान आसियान जो है इंटीग्रेटेड फंड के थ्रू यहाँ पर क्या करेगा, जापान यहाँ पे $100 million का इनिशिएटिव यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ओके, फोर्थ पिलर की बात करते हैं तो फोर्थ पिलर हमारा क्या है, जापान विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन अदर कंट्रीज। तो जापान यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी आइलैंड नेशंस है जो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर जितने भी नेशंस है वहाँ पे जो मैरीटाइम लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा, उसको कैपेबल बनाएगा, और जितनी भी यहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कंट्रीज में उनमें यहाँ पे क्या करेगा, इंगेज करेगा और उनको हेल्प करेगा, उनकी जो कैपेबिलिटीज है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ किया जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए लास्ट में यही कहा जा रहा है कि जो हम अभी जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ हमारी इंडिया की विजिट में आए थे, तो उसमें जो मेन फोकस हमारा यही था कि सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था कि यूक्रेन टुडे में बी ईस्ट एशिया टुमारो। आज यूक्रेन वॉर कन्फ्लिक्ट में है, कल ईस्ट एशिया यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। चाइना का जो ग्रोइंग विजिलेंस है इस रीजन में वो सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है इस टाइम पे जापान के लिए। इसलिए यहाँ पर जापान ने भी अभी देखिए जब से यहाँ पे हिरोशिमा न्यूक्लियर वॉर हुआ था जापान में, उसके बाद से यहाँ पे जापान किसी भी वॉर में इंगेज नहीं हुआ। बट जो ये बढ़ता हुआ कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, चाइना का जो इंगेज है इस टाइम पे बढ़ता हुआ दिख रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इसके तहत यहाँ पे जापान ने अपना जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए यहाँ पे जो 2% बजट है उसको एलोकेट किया है। ओके, तो जापान भी अब क्या कर रहा है, मिलिट्री यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखिए FOIP to help stabilize the regional order amidst the Ukraine war and differing position of countries on the conflict goes on the show that Japan is preparing itself for any unforeseen threat to its own and as well as regional security। तो यहाँ पे जो आने वाला मतलब हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला, तो उस थ्रेट से यहाँ पे बचने के लिए जापान क्या कर रहा है, अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है और उस रीजन में अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है और अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है। तो देखिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वो हमारे लिए इस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जियो पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स को इस टाइम पर लीड कर रहा है। हमने यहाँ पे कुछ दिनों पहले भी देखा था कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो क्या करना चाहती हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे इंगेज होना चाहती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस रीजन को। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल आइज ऑन बॉर्डर टॉक्स बिटवीन भूटान चाइना एज किंग बिगिंस इंडिया विजिट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम भूटान की बात करते हैं, भूटान हमारे लिए क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज है और एज अ बफर जोन भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मैप देखिए तो आपको क्लियर होगा, ये चाइना है, ये भूटान है और इंडिया। तो देख सकते हैं कि चाइना से हमें मतलब कि भूटान एक तरीके से आप कह सकते हैं भूटान और नेपाल हमें क्या करते हैं, बफर जोन की तरह क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो दोकलाम है, बहुत सारे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं कंट्री से, ये दोकलाम में इस एरिया को आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया की भी बॉर्डर लगती है, चाइना की भी और भूटान की भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रीजन हमारे लिए। अब यहाँ पे इसी रीजन को लेकर बातचीत चल रही है। तो 2017 में अगर हम बात करते हैं तो 2017 में यहाँ पे चाइना ने कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी, भूटान ने इसको क्या किया था, फिर अपोज किया था और इंडिया ने भी इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास भूटान के साथ यहाँ पे क्या एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है जिसके तहत हम यहाँ पर क्या करेंगे, भूटान की पूरी हेल्प करेंगे। बट उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 2021 में 2021 में आई थिंक यहाँ पे भूटान चाइना का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस पर यहाँ पर क्लियर कट डिमार्केशन किया जाएगा ऑन द ऑल बॉर्डर डिस्प्यूट्स। जितने भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर हैं यहाँ पे वहाँ पर क्लियर कट डिमार्केशन किया जाएगा भूटान चाइना एग्रीमेंट के थ्रू। ओके, बट यहाँ पर क्या हुआ है, इस एग्रीमेंट में ये जो अगर हम बात करें भूटान के किंग की,
है ना, भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे पहले यहाँ पे भूटान के जो किंग हैं उसकी बात करते तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। इक्वल पार्टिसिपेशन मतलब जो तीनों कंट्रीज है, चाइना, भूटान, इंडिया, यहाँ पे ट्राइलेटरल क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा और तीनों कंट्रीज का यहाँ पे से होगा और जो यहाँ पे तीनों कंट्रीज मिलकर जो डिसीजन लेंगी उसे यहाँ पर माना जाएगा। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है आज के टाइम पर। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, देखिए दूसरा कंसर्न क्या है हमारे लिए कि चाइना यहाँ पे क्या कर सकता है, स्वैप एग्रीमेंट कर सकता है। स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, स्वैप एग्रीमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ने इस लैंड को मान लिया और उसके थ्रू यहाँ पर कोई दूसरा जो लैंड है वो भूटान को दे दिया, मतलब एक एरिया मांगकर हमने क्या करें, दूसरा एरिया क्या कर दिया, उस कंट्रीज को प्रोवाइड कर दिया। तो ये होता है स्वैप एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये भी एक कंसर्न बना हुआ है इंडिया के लिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है यहाँ पर कहीं वो ये स्वैप एग्रीमेंट ना हो जाए बीच में। तो इस टाइम पे क्या है, इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इसको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो इसी के चलते यहाँ पे अभी तो देखिए मीटिंग हो रही है। मीटिंग ये जो ट्राइलेटरली ये जो डिस्प्यूट्स है इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए he will meet Modi tomorrow. Bhutan PM has caused a storm with his comments on discussing the Doklam transaction dispute trilaterally with Bhutan, India and China as a equal interlocutor. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न ये बना हुआ है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये, भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो दोकलाम ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट है इसको यहाँ पे ट्राइलेटरली क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें भूटान भी होगा, इंडिया भी होगा और चाइना भी होगा। तो इस टाइम पर हमारे लिए जो ये जो ट्राइलेटरली यहाँ पे डिस्प्यूट को डिस्कस करने की बात की जा रही है, तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न इस टाइम पर बना हुआ है इंडिया के लिए। आगे क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया वांट्स टू बिकम अ 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047 सेज किशन रेड्डी। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हमें यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और इसमें से अगर हम बात करें तो 1 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन हम किससे कर सकते हैं, टूरिज्म से यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट ये हो रहा है कि 2047 तक हम यहाँ पर क्या बनेंगे, टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन यहाँ पर फायदा उठाएंगे। अब देखिए टूरिज्म क्या है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो जितने भी आप देख सकते हैं जो आइलैंड नेशंस हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मालदीव्स का, तो ये जितनी भी, दुबई का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी कंट्रीज यहाँ पे आज के टाइम पे ग्रो कर रही हैं, इनकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, टूरिज्म के कारण हो रही है। इसलिए यहाँ पे इंडिया भी अब क्या कर रहा है, टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। अगर हम देखें इंडिया की बात करते हैं तो आपको इंडिया में हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे हिमालयस मिल जाएंगे, कोल्ड रीजन मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट्स है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बीचेस हैं। तो आपको इंडिया में हर तरीके का क्लाइमेट है और सिनेरियो है वो आपको यहाँ पे सीनरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब देखिए इंडिया के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि सिर्फ स्टेट को ही नहीं, सेंटर एंड स्टेट दोनों को एक साथ आना होगा। सेंटर और स्टेट जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये जो हमारा ड्रीम है, हमारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सेंटर स्टेट को एक साथ आना होगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि हमें क्या जरूरत है, कोऑपरेटिव टूरिज्म की जरूरत है। जब सेंटर और स्टेट एक साथ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोऑपरेटिव टूरिज्म होगा। G20 के इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो G20 के यहाँ पे मीटिंग हो रही है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है ना। तो इस मीटिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें क्या करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है। इसी के चलते यहाँ पे हम वेरियस स्कीम्स भी लेकर आ रहे हैं, देश के धरोहर है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, प्रशांत स्कीम, ये सारी स्कीम हम लेकर आए जिसके थ्रू हम क्या करें, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए टूरिज्म के यहाँ पे बेनिफिट्स देखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की बात करें, पहला क्या होता है, टूरिज्म के कारण यहाँ पे जॉब क्रिएशन होता है। ओके, जिस एरिया में अब टूरिज्म प्रमोट हो रहा है उससे हमारी क्या होती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, कनेक्टिविटी होती है। सेकंड अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उस एरिया में, उस रीजन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। टूरिज्म होगा, लोग ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे रोड का डेवलपमेंट होगा, रेल का डेवलपमेंट होगा, इवन एयरपोर्ट तक का यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है ना। तो उस एरिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो टूरिज्म के साथ हमारे साथ चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो हमारे ट्रेन वर्कफोर्स हैं उसके पास हमारी क्या कमी है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास अच्छी। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे लैंग्वेज है, सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म की बात नहीं की जा रही, इवन हम फॉरेन टूरिज्म की भी बात करें तो लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेन एक वर्कफोर्स की जरूरत है। जैसे जो हम टूरिस्ट गाइड होते हैं
तो वहाँ पर लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू बनता है। अब देखिए सभी को हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश की वो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप इसकी प्लेस पर क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हम ईयर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे लेकिन हमारे पास ये क्या है, एक बैरियर बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा तो एक फैक्टर क्या है, कन्वर्जेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट यहाँ पर अभी एक साथ नहीं आए हैं टूरिज्म को लेकर। ओके, तो बट इसमें हमारा मेन यही है कि हमें अब क्या करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है और 2047 तक हमें हमारे टूरिज्म से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसे बनाना है। ओके, तो इसमें देखिए, इन ऑर्डर टू गिव अ impetus to tourism sector this year, the government is observing Vision India 2023, a program which invite the entire world to explore India। जो क्या कर रहा है, पूरे इंडिया को, वर्ल्ड को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि आप करिए, इंडिया को एक्सप्लोर कीजिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखें यहाँ पे 2200 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, 40 यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड यहाँ पे जो हमारे साइट्स हैं, लोकल साइट्स हैं, नेशनल आर्कोलॉजिकल हैं, टेम्पल्स हैं, प्रेयर सेंटर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इनको इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एनालिसिस की PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।